पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। एनिमल में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। सो फार वी हैव लर्न द रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स एंड सम अदर फेमिलियर एनिमल्स विच टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस कॉल्ड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। हमने अब तक सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा कि कुछ ह्यूमन बींग्स में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, और कुछ एनिमल्स में भी हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन। वो सभी के सभी क्या थे, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन थे, जिनमें मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न होता है, 2 पेरेंट्स अलाउड होते हैं। लेकिन अब हम पढ़ेंगे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनमें मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते। अब जो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, अमीबा, हाइड्रा, ये सारे के सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स। इसमें एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एक ही सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन किसी भी सेक्स सेल की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती इसमें। द न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड बाय द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है ना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो अपने पेरेंट से बिल्कुल मिलता जुलता होता है। अब जो 2 कॉमन मेथड हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के, वो कौन कौन से, एक बाइनरी फिजन और एक है बडिंग के थ्रू। बिफोर वी डिस्कस द मेथड कॉल्ड बाइनरी फिजन, वी शुड नो द मीनिंग ऑफ द टर्म्स फिजन एंड बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन को पढ़ने से पहले हमें फिजन का मतलब और बाइनरी का मतलब पता होना चाहिए। फिजन का मतलब एक तरह से होता है कि टूटना, स्प्लिट होना। इन बायोलॉजी, fission is the process of asexual reproduction in unicellular organism। fission unicellular organism में asexual reproduction की प्रोसेस को बोला जाता है बायोलॉजी में। in the process of fission the parent organism splits into 2 or more parts to form 2 new organisms। फिजन की प्रोसेस में क्या होता है कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है वो स्प्लिट मतलब टूट जाता है 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में, जिसके कारण 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स डेवलप होते हैं, बनते हैं। फिजन बिगिंस विद द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म। फिजन की जो शुरुआत होती है वो सबसे पहले तो न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, न्यूक्लियस के डिवीज़न होने के बाद साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है, जिसके बाद नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अब फिजन भी 2 तरह का होता है, एक होता है बाइनरी फिजन और एक होता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है ना वो 2 पार्ट्स में ही टूटता है। बाइनरी फिजन में 2 पार्ट्स में ही टूटेगा। और मल्टीपल फिजन में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में टूट सकता है। सो बाइनरी फिजन मीन्स स्प्लिटिंग इनटू 2 में टूटना, बाइनरी फिजन। अब हम पढ़ेंगे बाइनरी फिजन के बारे में। बाइनरी फिजन इज एन असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जो बाइनरी फिजन है वो किसका मेथड है, असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है वो जो बाइनरी फिजन है। इन बाइनरी फिजन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स टू फॉर्म 2 न्यू ऑर्गेनिज्म। क्योंकि ये 2 पार्ट्स में टूटता है पेरेंट ऑर्गेनिज्म, जिसके कारण 2 नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। When this happens, the parent organism ceases to exist and 2 new organisms come into existence। पेरेंट ऑर्गेनिजम्स 2 नए ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म करता है। द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड अमीबा प्रोड्यूसेस बाय द मेथड ऑफ बाइनरी फिजन। जो अमीबा होता है वो बाइनरी फिजन के ही थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड अमीबा reproduces by the method of binary fission। This is described follow। अमीबा reproduces by binary fission by dividing its body into 2 parts। ये जो अमीबा है, मेन सेल तो यही है ना, पेरेंट सेल। तो पेरेंट सेल ये क्या है, अमीबा का। इसका जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है।
अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिजन बाय डिवाइडिंग इट्स बॉडी इनटू टू पार्ट्स। ये रिप्रोडक्शन करती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है बाय बाइनरी फिजन। और कैसे करती है? दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है ये अमीबा। दिस हैपन एज फॉलो। और ये कैसे होता है? व्हेन द अमीबा सेल हैज़ रीच्ड इज मैक्सिमम साइज ऑफ ग्रोथ। जब ये अमीबा का सेल अपनी मैक्सिमम साइज ऑफ ग्रोथ तक पहुंच जाता है तो इसका जो न्यूक्लियस है ना वो लेंथन होना स्टार्ट कर देता है। द फर्स्ट न्यूक्लियस ऑफ अमीबा लेंथन्स एंड डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स। ये जो न्यूक्लियस है इस तरह से लेंथ गेन कर लेता है, जिसके कारण ये बाद में दो पार्ट्स में टूट जाता है ये न्यूक्लियस। फिर क्या होता है कि ये जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म ये दो पार्ट्स में टूटना स्टार्ट कर देता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होना स्टार्ट कर देता है। तो एक न्यूक्लियस के पास ये साइटोप्लाज्म का पार्ट आ गया और इस न्यूक्लियस के पास ये साइटोप्लाज्म का पार्ट आ गया। ठीक है, इस तरह से दो नए ऑर्गेनिज्म बन गए। अमीबा टेक्स अबाउट एन आवर टू डिवाइड इनटू टू डॉटर अमीबा। अमीबा से दो नए डॉटर अमीबा बनने में लगभग 1 घंटे का टाइम लगता है। द टू डॉटर अमीबा प्रोड्यूस्ड हेयर ग्रो टू देयर फुल साइज बाय ईटिंग फूड एंड देन डिवाइड अगेन टू प्रोड्यूस 4 अमीबा। अब ये दो अमीबा होते हैं, ये खाना खाते हैं और अपनी ग्रोथ की मैक्सिमम साइज़ तक पहुंचने के बाद ये भी दो हिस्सों में टूट जाता है, ये भी दो हिस्सों में अगेन टूट जाता है। तो इसके बाद क्या बनते हैं? 4 अमीबा बनते हैं। ठीक है, द डॉटर अमीबा प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट अमीबा। ये जो डॉटर अमीबा बने बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, सिमिलर हैं इस पेरेंट अमीबा की तरह। From the above discussion, we conclude that amoeba reproduces by dividing itself into two. अमीबा कैसे रिप्रोड्यूस करता है? खुद को दो पार्ट्स में डिवाइड करके या फिर स्प्लिट करके। दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। तो इस तरह के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोला जाता है बाइनरी फिजन, क्योंकि ये दो पार्ट्स में टूटा है। Another tiny unicellular animal called paramecium also reproduces by a sexual method of binary fission. एक और यूनिसेलुलर एनिमल है जिसका नाम क्या है? पैरामीशियम। ये भी बाइनरी फिजन के द्वारा ही असेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन करता है। इन मल्टीपल फिजन में क्या होता है? जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो दो पार्ट्स में नहीं टूटता, दो से ज़्यादा पार्ट्स में टूटता है एट अ सेम टाइम। अब हम पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा। अब हाइड्रा में क्या मेथड होता है रिप्रोडक्शन का? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता है लेकिन बाइनरी फिजन नहीं होता। हाइड्रा में बडिंग होती है। बडिंग क्या होता है? बड का मीनिंग आपने सुना होगा। बड का मीनिंग होता है ए स्मॉल आउट ग्रोथ फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कोई ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी से कुछ बाहर की साइड एक स्मॉल आउट ग्रोथ होना, उसे बोलते हैं बड। तो ये बडिंग के थ्रू हाइड्रा में रिप्रोडक्शन होता है। व्हेन अ बड इज़ फॉर्म्ड ऑन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जब किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर बड बन जाता है, देन द न्यूक्लियस डिवाइड इनटू टू। तो न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो जाते हैं एंड वन ऑफ द न्यूक्लियस पासिस इनटू द बड। एक न्यूक्लियस बड में पास हो जाता है। अब हम बडिंग के बारे में पढ़ते हैं। देखो, बडिंग इज़ एन असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये असेक्सुअल मेथड का एग्जाम्पल है। In budding, a small part of the body of parent organism grow out as a bud, then detach and becomes a new organism. Budding में क्या होता है कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बॉडी से एक स्मॉल पार्ट बाहर आता है, बाहर की साइड ग्रो करता है। ठीक है, एज अ बड। किस फॉर्म में? एज अ बड के फॉर्म में उसकी बॉडी से एक स्मॉल पार्ट उसकी बॉडी का बाहर की साइड ग्रो करता है, विच देन डिटैच। जो बाद में वो जो पार्ट बाहर निकला ना वो उसकी बॉडी से अलग हो जाता है एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म। और वो क्या बन जाता है? न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग इज ऑब्जर्व्ड इन एनिमल्स लाइक हाइड्रा, सी एनिमल्स, स्पॉन्ज एंड कोरल्स। इन सभी एनिमल्स में बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन देखा जाता है। हाइड्रा इज़ अ सिंपल मल्टी सेल्यूलर एनिमल। हाइड्रा एक सिंपल मल्टी सेल्यूलर एनिमल होता है। हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग। किस मेथड से ये रिप्रोड्यूस करता है? बडिंग से। अब ये होता कैसे है? इन हाइड्रा फर्स्ट अ स्मॉल आउटग्रोथ कॉल्ड बड इज फॉर्म्ड ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी बाय रिपीटेड डिवीजन ऑफ इट्स सेल।
इसकी ये जो देखो पेरेंट हाइड्रा है, इसकी बॉडी से बाहर की साइड एक स्मॉल पार्ट डेवलप होता है। जैसे कि इसकी बॉडी से बाहर की साइड एक स्मॉल पार्ट डेवलप हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ बड। और ये डेवलप कैसे होता है? बाय रिपीटेड डिवीजन ऑफ सेल्स के बार बार विभाजन से, डिवीजन से ये क्या होता है? बाहर की साइड एक बर्ड बनता है। द बर्ड देन ग्रोज ग्रेजुअली टू फॉर्म अ स्मॉल हाइड्रा। ये बर्ड है, ये धीरे धीरे ग्रो करने लगता है यहीं पर। तब तक ग्रो करता है जब तक ये धीरे धीरे एक छोटा हाइड्रा ना बन जाए, स्मॉल हाइड्रा ना बन जाए। फिर क्या होता है? इस पर माउथ डेवलप होता है, टेंटिकल्स डेवलप होते हैं। टेंटिकल्स क्या होते हैं? ये वाले जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये टेंटिकल्स होते हैं। अब इसकी जो बर्ड है ना, स्मॉल हाइड्रा जो बर्ड में कन्वर्ट हो चुका है, जो बर्ड स्मॉल हाइड्रा में कन्वर्ट हो चुका है, इस पर माउथ डेवलप होता है, टेंटिकल्स डेवलप होता है, एंड फाइनली द टाइनी न्यू हाइड्रा डिटैच फ्रॉम द बॉडी ऑफ पेरेंट हाइड्रा। ये जो पेरेंट हाइड्रा है, इसकी बॉडी से न्यू हाइड्रा डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है, एंड लीव्स एज अ सेपरेट ऑर्गेनिज्म, और एक अलग से एक न्यू ऑर्गेनिज्म की तरह एग्जिस्ट करता है। इस तरह से एक नया हाइड्रा बन जाता है। द हाइड्रा reproduces asexually by growing buds from its body. This is called budding. ये जो हाइड्रा है, इसने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया बाय प्रोड्यूसिंग बर्ड्स ऑन इट्स बॉडी। अपनी बॉडी पर बर्ड्स को डेवलप करके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया। इसी प्रोसेस को बोला जाता है बडिंग। प्लीज़ नोट दैट बर्ड फॉर्म्ड इन अ हाइड्रा इज़ नॉट अ सिंगल सेल। ये जो बर्ड बनता है ना, ये सिंगल सेल नहीं है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल। ये ग्रुप ऑफ सेल होता है। इफ़ वी कलेक्ट सम पॉन्ड वाटर, अगर हम कुछ पॉन्ड का वाटर लें और इसे एक हैंड मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से ऑब्जर्व करें, वी विल सी ए नंबर ऑफ हाइड्रा विद स्मॉल बर्ड्स अटैच टू देयर बॉडी। हमें बहुत सारे हाइड्रा दिखाई देंगे उनकी बॉडी के साथ, बर्ड्स उनकी बॉडी के साथ अटैच होंगे उनके साथ। अब हम पढ़ेंगे क्लोनिंग के बारे में कि क्लोनिंग क्या होता है। क्लोनिंग इज़ द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एन एनिमल बाय द मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा एक एनिमल की एग्जैक्ट कॉपी, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी इन द फॉर्म ऑफ एन एनिमल प्रोड्यूस करना, इसको बोला जाता है क्लोनिंग। Cloning is the production of an exact copy of an animal by the means of asexual reproduction. Asexual reproduction के द्वारा एक एनिमल की एग्जैक्ट कॉपी की प्रोडक्शन करने को ही क्लोनिंग बोला जाता है। Any two animals which contain exactly the same genes are called genetically identical. ऐसे कोई भी दो एनिमल्स जिनके बिल्कुल एग्जैक्टली सेम जीन्स हों, उन्हें जेनेटिकली आइडेंटिकल बोला जाता है। An animal which is genetically identical to its parent is called a clone. ऐसा एनिमल जो अपने पेरेंट के साथ बिल्कुल जीन्स आइडेंटिकल हैं आपस में, उन्हें क्या बोला जाता है? क्लोन बोला जाता है एक दूसरे के। क्लोन इज़ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इट्स पेरेंट। क्लोन जो होती है वो अपने पेरेंट की बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होती है। द क्लोनिंग ऑफ अ लार्ज एनिमल वॉज सक्सेसफुली डन फॉर द first time by Jan Wilmot and its colleague at Roslin Institute in Edinburgh, Scotland. They cloned a sheep named Dolly from its parent sheep called Findorest sheep. उन्होंने क्लोनिंग के द्वारा एक नई शिप क्लोन की थी, यानी बनाई थी, क्लोनिंग के द्वारा बनाई थी ना, तो उन्होंने एक शिप को क्लोन्ड किया था जिसका नेम क्या था? डोली। उसकी जो पेरेंट शिप कौन सी थी? फिनडोरेस्ट शिप थी, फीमेल शिप थी। डोली वॉज बोर्न ऑन 5 जुलाई 1996। डोली का जो जन्म हुआ था वो 5 जुलाई 1996 को हुआ था। डोली शिप वॉज द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन्ड। डोली शिप एक फर्स्ट मैमल थी जिसे क्लोन किया गया था। The cloning of animals is a special kind of a sexual reproduction method. The cloning in animals is done by transfer of nucleus of a cell. Cloning की कैसे जाती है? इसमें न्यूक्लियस का ट्रांसफ़र किया जाता है। अभी होता कैसे है? जो न्यूक्लियस होता है ना किसी भी नॉर्मल बॉडी सेल का, कोई भी एनिमल है उसके नॉर्मल बॉडी सेल का एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस को किसी एम्प्टी एग सेल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो जो नया एग सेल बना ना, जिसमें हमने न्यूक्लियस को ट्रांसफ़र किया, उसको फिर नॉर्मली डेवलप होने दिया जाता है किसी एनिमल की बॉडी में
एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द एनिमल इज़ प्रोड्यूस। तो जिसका हमने न्यूक्लियस लिया था ना, उसी की एग्जैक्ट कॉपी बन जाती है, बिल्कुल वो जो नया एनिमल प्रोड्यूस होगा उसी की एग्जैक्ट कॉपी बन जाती है जिसका हमने न्यूक्लियस लिया था। इसी को बोला जाता है क्लोनिंग। तो हम क्लोनिंग पढ़ने से पहले कि डोली शिप की क्लोनिंग किस तरह से हुई थी, पहले हम ये देख लें कि ईव क्या होता है। ईव इज़ अ फीमेल शिप। ईव क्या होती है? एक फीमेल शिप होती है। द 2 sheep which were involved in cloning of Dolly sheep were Findorest ewe and Scottish Blackface ewe। जो डोली बनी थी, डोली शिप को क्लोन किया गया था ना, एक डोली शिप थी, उसे क्लोन किया गया था, यानी बनाया गया था। कैसे? 2 पेरेंट शिप थी। पेरेंट शिप तो नहीं बोलेंगे, लेट्स वो फीमेल शिप बोल लेते हैं। एक का नाम तो था फिनडोरेस्ट ईव और एक का नाम था स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव। इसके नाम से ही पता चल रहा है इसका फेस कैसा होगा, ब्लैक होगा। ठीक है, तो 2 तो थी ये फीमेल शिप, फिनडोरेस्ट एंड स्कॉटिश ब्लैकफेस। फिर क्या हुआ, देखो ये तो है फिनडोरेस्ट शिप और ये क्या है, फीमेल स्कॉटिश ब्लैकफेस शिप। इसका फेस कैसा है, ब्लैक है। ठीक है, 2 शिप हैं। A normal body cell was removed from the mammary gland of a female Findorest sheep। इसके मेमरी ग्लैंड से एक नॉर्मल बॉडी सेल को रिमूव किया गया। ठीक है, ये बॉडी सेल है, इसके बॉडी सेल को इसके मेमरी ग्लैंड से रिमूव कर लिया जो फिनडोरेस्ट शीप थी। लिविंग द एग सेल एम्प्टी। फिर क्या हुआ कि फीमेल स्कॉटिश ब्लैकफेस शीप, ये जो दूसरी शीप थी, इसका एक अनफर्टिलाइज्ड एग लिया गया। ये अनफर्टिलाइज्ड एग है, इससे तो क्या लिया हमने, एक नॉर्मल बॉडी सेल ली है और इससे हमने एक एग सेल लिया जो अनफर्टिलाइज्ड है। ठीक है, अब इसमें से हमने क्या किया, इस न्यूक्लियस को रिमूव कर लिया और इसमें से भी न्यूक्लियस को रिमूव करके इसका जो न्यूक्लियस है ना वो इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, दोनों में से न्यूक्लियस को, इस सेल में से न्यूक्लियस को रिमूव किया और इस एग सेल में से न्यूक्लियस को रिमूव करके इस न्यूक्लियस को इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। अब ये क्या हुआ, एग तो इसका है ब्लैक फेस वाली शिप का, जिसका ब्लैक फेस है, एग तो उसका है, बट जो न्यूक्लियस है वो किसका है, इस फिनडोरेस्ट शिप का है ना। तो अब नया एग सेल बना। अब इस एग सेल को इस ब्लैक फेस वाली शीप के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये जो नया एग सेल बना ना, जिसमें एग तो इसी का ही है लेकिन न्यूक्लियस इसका है, तो इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया इसको। अब ये जो एग सेल है इसकी बॉडी के अंदर डेवलप होगा, बाद में ये एग सेल किस में डेवलप होगा, फीटस में, और जिसके बाद एक शीप बोर्न हुई, यानी शीप ने जन्म लिया, जिसे क्या नाम रखा गया, डोली। क्लोन्ड शीप, डोली इज बोर्न। The nucleus of normal body cell of Findorest sheep was inserted into the empty egg cell of Scottish black sheep fish। जो न्यूक्लियस है नॉर्मल बॉडी सेल का, किसकी नॉर्मल बॉडी सेल थी, वो फिनडोरेस्ट शिप की। उसको, उस न्यूक्लियस को, इस सेल में से इस न्यूक्लियस को किस में इंसर्ट किया गया, एम्प्टी एग सेल में। वो एग सेल किसका था, स्कॉटिश ब्लैक फेस शिप का था। इन दिस वे न्यू एग सेल वॉज ऑब्टेन्ड, नया एग सेल मिला। द न्यू एग सेल वॉज इम्प्लांटेड इन द यूट्रस ऑफ अनदर फीमेल स्कॉटिश ब्लैक फेस शिप मेकिंग इट्स प्रेग्नेंट। इस जो नया एग सेल था इसको इसके यूट्रस में इम्प्लांट किया गया। आफ्टर 148 डेज के बाद दिस प्रेग्नेंट स्कॉटिश ब्लैकफेस शीप गेव बर्थ टू डोली शीप। इसने, स्कॉटिश ब्लैकफेस शीप ने एक नई शीप को बोर्न किया, यानी जन्म दिया, जिसका नाम क्या पड़ा, डोली रखा नाम। तो डोली शीप वॉज गिवन बर्थ बाय स्कॉटिश ब्लैकफेस शीप। ठीक है, इसको स्कॉटिश ब्लैकफेस ने फेस शीप ने जन्म तो दिया, लेकिन जो इसके सारे बॉडी फीचर्स थे और कम्प्लीटली इसकी अपीयरेंस थी ना, वो इस ब्लैक फेस वाली शिप के साथ नहीं थी। ये जो डोली का जन्म हुआ, ये इसने जन्म तो ब्लैक फेस वाली शिप से लिया ना, लेकिन ये दोनों आपस में आइडेंटिकल नहीं थे।
आइडेंटिकल जो थे ना, ये डोली और ये फिनडोरेस्ट शीप थे। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो इसके अंदर न्यूक्लियस ट्रांसफ़र किया गया था ना, वो इसका था। तो एग से कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि एग किसका था। एक्चुअल मेन रीज़न क्या था कि जो सेल का न्यूक्लियस था वो किसका था? इसका था। अब डिफरेंस क्या था इस डोली और इनमें? देखो, इसका तो फेस कैसा था? ब्लैक। लेकिन जो इससे जन्म ली हुई शीप थी डोली, उसका फेस बिल्कुल भी ब्लैक नहीं था। वो बिल्कुल आइडेंटिकल थी, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी थी किसकी? फिनडोरेस्ट शीप की। तो इसका जो एक्चुअल पेरेंट कौन हुआ? फिनडोरेस्ट शीप हुई। सिंस डोली द क्लोन शीप हु वॉज बोर्न इन 1996, जो 1996 में जन्मी थी डोली, काउस हैव बीन क्लोन्ड। अब काउस, पिग्स को भी क्लोन किया जाना लगा है, इनकी भी क्लोनिंग की जाने लगी है। इसके कारण क्या हुआ है? सुपीरियर काउस विच गिव हाई मिल्क यील्ड हैज़ बिकम पॉसिबल नाउ। अब जो सुपीरियर काउस हैं जिनकी हाई मिल्क यील्ड होती है, वो उनको प्रोड्यूस करना भी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल हो पाया है इस क्लोनिंग के कारण। क्योंकि क्लोनिंग से क्या होता है? बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी ही पैदा होती है ना। तो जो सुपीरियर काउस होंगी उनकी एग्जैक्ट कॉपी पैदा होगी। क्लोनिंग से फ़ायदा क्या हो जाता है कि अगर नॉर्मली कोई लेट्स सपोज एनिमल बर्थ करता है, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स के साथ एग्जैक्टली मैच होंगी। अगर कोई सुपीरियर काउ है तो ऐसा नहीं है कि इसका जो बेबी एनिमल होगा उसकी भी बाद में हाई मिल्क यील्ड ही हो। लेकिन क्लोनिंग में क्या हो जाता है कि हमें बिल्कुल ये कंफर्म हो जाता है कि सुपीरियर काउ का जो बेबी एनिमल होगा बाद में उसकी भी हाई मिल्क यील्ड ही होगी। तो इसके कारण क्या हुआ है कि बहुत सारे एनिमल्स की जो हमारे लिए फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उन्हें हम आगे भी मेंटेन करके रख सकते हैं। अब एडवांटेजेस क्या हैं क्लोनिंग के? द टेक्निक ऑफ क्लोनिंग enables us to produce exactly identical copies of domestic animals। क्लोनिंग की टेक्निक के कारण बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपीज़ बन जाती है डोमेस्टिक एनिमल्स की, ताकि फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स रहें विदाउट एनी रिस्क ऑफ लूजिंग सम ऑफ बेनिफिशियल जीन्स। जो हमारे लिए बेनिफिशियल जीन्स हो सकते हैं वो लूज़ किए बिना, उस खतरे को उठाए बिना हम ये क्लोनिंग की जो टेक्निक है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब क्या क्या फ़ायदा हो सकता है? ए काउ विच गिव्स हाई मिल्क यील्ड, एक ऐसी गाय जो हाई मिल्क यील्ड देती है, कैन बी क्लोन्ड, उसे क्लोन किया जा सकता है तो टू प्रोड्यूस एग्जैक्टली आइडेंटिकल काउ, बिल्कुल उसी के जैसी आइडेंटिकल काउ को प्रोड्यूस करके, विच विल गिव अ हाई मिल्क यील्ड, जो बाद में हमें हाई मिल्क यील्ड ही देगी। जो एग्जैक्टली आइडेंटिकल काउ बनेगी ना, जो प्रोड्यूस होगी, वो भी हाई मिल्क यील्ड ही देगी। हमें कोई रिस्क नहीं है कि जीन्स अलग अलग तो ना हो जाएंगे, ऐसा क्लोनिंग में कोई भी रिस्क नहीं होता। ए शिप विच गिव्स हाई यील्ड ऑफ सुपीरियर क्वालिटी वूल कैन बी क्लोन टू प्रोड्यूस एग्जैक्टली आइडेंटिकल शिप विल गिव हाई यील्ड ऑफ सुपीरियर क्वालिटी वूल। एक जो शीप है जो हमें हाई यील्ड देती है सुपीरियर क्वालिटी की वूल की, उसकी भी क्लोनिंग की जा सकती है ताकि आइडेंटिकल कॉपी प्रोड्यूस हो बिल्कुल उसी शीप की जिसकी आगे चलकर हाई यील्ड ही हो। तो क्लोनिंग के फ़ायदे हो सकते हैं। हालांकि जहाँ इसके एडवांटेज है वहाँ इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। क्या होता है कि मैनी क्लोन्ड मैमल्स डाई बिफोर बर्थ, कुछ क्लोन्ड मैमल्स जन्म लेने से पहले ही मर जाते हैं या फिर जन्म लेने के कुछ टाइम बाद मर जाते हैं। मैनी टाइम्स द क्लोन्ड मैमल्स आर फाउंड टू बी बोर्न विद सीवियर एबनॉर्मलिटीज़, कुछ क्लोन्ड मैमल्स का तो जन्म ही कुछ एबनॉर्मलिटीज़ के साथ होता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो जहाँ जिस चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं वहाँ उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं।